अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। ईरान जंग के नतीजे में शहादतें जारी हैं, मुज़ाकरात के पैगामात का तबादला भी हो रहा है और बदतरीन हमले भी जारी हैं। 28 फरवरी को इजराइल की जानिब से ईरान जंग में धकेले जाने के बाद अमेरिका अब बिल्कुल तन्हा हो चुका है। दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी इस जंग में अमेरिका का साथ देने के लिए हामी नहीं भरी और यही वजह है कि ट्रंप अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। कभी वो ईरान को पत्थरों के दौर में धकेलने की बात करता है तो कभी साफ पानी प्लांट्स, तवानाई के मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करने की धमकी देता है। फ्रस्ट्रेशन की इंतहा ये है कि ट्रंप फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बीवी की बदअखलाकी के ताने देता है, नेटो को कागजी शेर कहता है और यूरोपीय ममालिक को कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ से जाकर अपना तेल ले लो। ट्रंप अपनी हजीमत को छुपाने के लिए ईरान जंग से निकलना तो चाहता है और इसीलिए वो ईरान को धमकियां भी लगाता है। इन धमकियों के रद्दअमल में जब ईरान अमरीकी अड्डों पर कोई मिसाइल मारता है या कोई अमरीकी जहाज़ गिराता है तो फिर ट्रंप यू टर्न लेकर मुज़ाकरात की बात करते हुए ईरान को एक और डेडलाइन दे देता है। इस सारी जंगी कार्रवाई में सिर्फ पाकिस्तान ही जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक है। ईरान जंग को रोककर दुनिया में अमन लाने और तवानाई की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए तगोदो कर रहा है। पाकिस्तान कभी खलीजी ममालिक में 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में इजराइल की मजम्मत और ईरान जंग बंदी के लिए कोशिश करता है, कभी इस्लामाबाद में मशरिक़ वस्ता के 4 वज़राए ख़ारजा की अहम बैठक सजाता है तो कभी MBS JD वेंस और बीजिंग और मॉस्को के माबैन बातचीत करके खित्ते में अमन लाने की कोशिश करता है। नहीं मालूम कि ईरान में जंग बंदी होती है या फिर ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है, मगर पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की सालसी और ख़ित्ते के अमन के लिए की जाने वाली काविशें दुनिया के सामने हैं और दुनिया मौतरफ़ हो चुकी है। हो सकता है अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को कोई कीमत भी चुकाना पड़े, मगर इस सब के बावजूद पाकिस्तान ख़ित्ते के अमन के लिए मुतहर्रिक है। आलमी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया है, मगर मुल्क में महंगाई का जो सैलाब आ चुका है उसके आगे बंद बांधने के लिए हुकूमत वक्त के पास न फुर्सत है और ना ही को बज़ाहिर हिकमत अमली। दूसरी जानिब अपोजिशन को इंगेज करने और मुल्की सियासी जमातों को एक पेज पर लाने के लिए संजीदगी दिखाने की बजाय हुकूमत 28वीं तरमीम लाने की तगोदो में मसरूफ़ है। इस्लामाबाद में एक जानिब मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए अहम मुलाकातें जारी हैं तो दूसरी तरफ 28वीं तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन की बैठकें भी हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी साहब ने, इनके साथ साथ हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन कर लेंगे कुछ देर में। अलवी साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, कल जिस तरह उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, एक तो किसी भी सुपर पावर के सदर मुमलिकत से या सदर से इस तरह का ट्वीट आना कितना गैर अखलाकी ट्वीट था, वो इस पे ज़रा बताइएगा कि क्या ऐसी धमकियाँ माजी में कभी आपने देखी हैं। और दूसरा ये कि जो ट्रंप ने डेडलाइन दी है मंगल ईस्टर्न टाइम 8 बजे की, ये कितनी रिलायबल है? इससे पहले वो कह रहे हैं फिर बाद में ट्वीट करके कि बातचीत चल रही है हमारी, हो सकता है कोई नतीजा उससे पहले निकल आए। पहले तो उनकी ट्वीट्स की मैं बात करता हूँ। वो आपको शायद याद होगा कि इनके इलेक्शन से पहले 38 रेनाउंड साइकेट्रिस्ट ने इनके बारे में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये अनस्टेबल है और इनको प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए जी। उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरह की इन्होंने मुख्तलिफ औकात में हरकतें करते रहे, जैसे इन्होंने अपने एलाइज को मुख्तलिफ मौक़ों पे उनकी तजलील की है, जैसे आपको याद होगा ज़ेलेंस्की के साथ इन्होंने क्या किया था जी जी। और बहुत सारे वाक़यात। सो ट्रंप से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उस पर हमें इतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए। लेकिन कभी हमने देखा नहीं है कि इस लेवल के लीडर्स इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें। दिस शोज़ के अमेरिकन पॉलिटिक्स और जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है एक्चुअली उनका लेवल क्या है, क्योंकि उनमें से 80% रिपब्लिकन अभी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट शोज़ कि एक सुपर पावर जब अपने डिक्लाइन की जाती है तो उनके अखलाकी मेयार जो हैं वो भी गिरने शुरू होते हैं और उसको हम देख ही रहे हैं कि ये सिविलाइज वर्ल्ड का क्या हाल है। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड थिंग कि जो इन्होंने डेडलाइंस दी थी, आई थिंक इसके साथ भी आप रीड कीजिए सारी सिचुएशन को कि जो एक नई पाकिस्तान ने की है, सारी रात सुना है, वो करते रहे टेलीफोन्स और
अंडरस्टैंड ये कर रहा है और बाहर भी नजर आ रहा है कि हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड पार्टी हैं कि ये जो नेक्स्ट स्टेप जिसकी प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करते हैं, ये कैंपेन ऑफ शॉक एंड और जैसे ये स्टार्ट करेंगे, ईरान भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जंग को एक्सपैंड कर देगा। उसके नतीजे में फिर शुरू हो जाएगा। अभी तो एक अभी कंट्रोल कियोस चल रहा है। मेरे ख्याल में गल्फ जो है वो भी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही होगी और उनके यूरोपियन एलाइज के डोंट डू दैट, क्योंकि इसमें सिर्फ मफादात ये गल्फ के ही नहीं है बल्कि यूरोप के और अमेरिका के भी सफर होते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक जाहिर आप जानती हैं कि कितना बड़ा इसका इफेक्ट होगा। तो इसलिए जो अभी पॉज की बात की जा रही है, 2 स्टेप प्रोसेस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। मेरे ख्याल में इस पूरी जंग में जो एक फैसला कुन मोमेंट है वो आज का है दिन, कि अगर आज उस जो कंडीशंस दी गई हैं जिसकी बेस पे अगर वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, ऑल्दो वो अमेरिका के अलावा बाकी तीनों पार्टीज को वो सूट नहीं कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि गल्फ को क्यों ये वॉर पॉज और जंगबंदी सूट नहीं करती। गल्फ जो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इसके अंदर, वो ईरान को अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क देखना चाह रहे हैं कि जिसकी पावर बिल्कुल डिप्लीट हो गई हो। अब ये जाहिर है और इजराइल भी यही चाह रहा है। तो इस मौके पे आके दोनों के जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन्स हैं वो इन सम वे मिल जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऑपरेशनल लेवल पे इनकी कोऑर्डिनेशन है, बट लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब का आपको वो फ्यूचर प्लान्स हैं, थैंक यू भी याद होगा, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया था इजराइल का और गल्फ का, और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किए थे मुल्कों के नाम। तो आप इस पैराए में तो यू वेरी राइट अबाउट इट कि हो सकता है कि बहुत सारे अज़ाइम ना मिलते हों, लेकिन ईरान से मुतालिक जो अज़ाइम हैं वो आपस में मेल खाते हैं और मिलते हैं। हमें राशिद नकवी साहब ने भी ज्वाइन किया है, ईरानी सहाफ़ी हैं। राशिद नकवी साहब, आज भी हम देख रहे हैं कि पासदारान इनकलाब के जो इंटेलिजेंस सरबराह हैं वो शहीद हो गए हमले में, और मज़ीद 10 बच्चों की शहादत की इतलात भी आ रही हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। खुदा न ख्वास्ता टारगेट किया जा रहा है बड़ा देख के, कोई बच्चे, औरतें या बुज़ुर्गों की लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। हालांकि जंग में ये होती है, लेकिन चूँकि फ़लस्तीन में ऑलरेडी हम ये सब कुछ देख रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ईरान में अभी तक ये जो प्रिसाइजली अटैक्स करके पहले दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, क्या अभी भी विद इन ईरान कुछ सिक्योरिटी लैप्स है, कुछ इंटेलिजेंस प्रॉब्लम है, ये क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कई वजूहात हैं इसकी। एक तो सबसे ईरानी सोसाइटी को और ईरानी सियासी निज़ाम को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हुक्काम और अवाम के दरमियान फासले नहीं है। इनके ज़िंदगी का रहन सहन भी ऐसे ही है कि बिल्कुल एक ही कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत भी, एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी रह रहा है और उसमें एक आम शहरी भी रह रहा है। यहाँ पे एक आला शख्सियत मख्फी नहीं रह सकती। फिर इन दिनों जो इस वक्त ईरान के अंदर माहौल बना हुआ है और जिस अंदाज से अवाम रात दिन रोड्स पे हैं और उनका जो एक इज्तिमाई हुब्बुल वतनी के जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो उसके अंदर मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ कि मैं पार्टनर हूँ बिलाखिर यहाँ पे। मैं एक इज्तिमा में गया तो मुझे साथ खड़े हुए एक शख्स ने कोहनी मारी कि जरा लेफ्ट की तरफ देखो कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। तो अब मैं ये पूरे उस पे कह रहा हूँ कि मैंने जब लेफ्ट पे थोड़ा गौर से देखा तो अब्बास इराक़ी वज़ीर ख़ारजा खड़े थे वहाँ पे। इसी तरह और इज्तिमात के हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे कभी प्रेसिडेंट आया हुआ होता है, कभी पुलिस का चीफ आया होता है, कभी सिपाह का बड़ा कमांडर आया होता है। तो वहाँ पे चूंकि इतनी आसानी से इनका आना जाना उठना बैठना है तो इनको टारगेट करना बड़ा आसान है। हालांकि अब अवाम की तरफ से ये मुतालबे सामने आ रहे हैं कि भाई आप क्यों आते हैं अवाम के अंदर, क्यों इस तरह के मुजाहरों में शरीक होते हैं। आपने देखा वो कुछ रैली के तो दुनिया भर ने दिखाया था कि खुद डॉक्टर लारीजानी उसके अंदर मौजूद थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी रैली थी, उनके सदर मौजूद थे, डॉक्टर लारीजानी साहब मौजूद है। तो एक बड़ी वजह तो ये है कि चूंकि वो अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते और ओपन होते हैं, उनको ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं होता, वो बड़े आसान टारगेट होते हैं। दूसरी वजह ये है कि बहरहाल जो इस वक्त इंटेलिजेंस का नेटवर्क है या सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी बहरहाल इसराइल को और अमेरिका को एडवांटेज तो है, वो उससे भी यकीनन मदद लेता होगा। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त कमांडर बिलखसूस शहीद हो रहे हैं,
ان کی اپنی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ اس بڑے مارکے میں جو اتنے کوئی 40 سال سے جاب میں ہے، کوئی 50 سال میں ہے، تو وہ کہتا ہے زندگی تو اب ویسے ہی ختم ہے، کم از کم اپنی جو اختتام ہے وہ تو شہادت پہ اختتام کیا جائے. تو اپنے آپ کو اوپنلی بھی اس طرح بھی رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے. اور البتہ اگر موازنہ کیا جائے تو امریکہ کے اندر جو سینئر کمانڈرز ہیں ان کو فائر کیا جا رہا ہے، اور ایران کے اندر وہ شہید ہو رہے ہیں. ایک طرف بدنامی ہے اور ایک طرف ہمیشہ زندگی کی زندگی ہے، چونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عوامل ہیں اور ان کو مشکل سے سمجھ آتی ہے جب تک انسان اس سوسائٹی کو نہ سمجھے یا ان افراد کو کہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کی جو مینٹلٹی ہے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، اس وقت ہمیں یہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. دوسری یہ ہے کہ ان کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میری جگہ خالی ہو جائے گی اور جنگ رک جائے گی اور نقصان ہوگا. انہوں نے کم از کم شہید رہبر جو آیت اللہ سید علی خامنائی کے دور کے کہیں سے میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے 3 فیزز میں کمانڈرز جو ہیں وہ اس وقت ہی مشخص اور واضح کر دیے تھے کہ فلاں ادارے کا فلاں جو ہے وہ اسپین اس میں ہوگا. پھر انہوں نے سسٹم کو اتنا پھیلا دیا ہے، یعنی آپ ڈی سینٹرلائز ہے. ان کی سپاہی پاسداران انقلاب بھی ڈی سینٹرلائز ہے، ان کا جو انرجی کے سورسز ہیں وہ بھی ڈی سینٹرلائز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید امریکہ کو ویری رائٹ، یہی وجہ ہے کہ شاید امریکہ کو یا اسرائیل کو اس سسٹم کو سمجھنے میں شاید ان کی سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو بہت زیادہ لائٹ لے لیا. ان کو لگا کہ شاید اگر ہم ہائر لیول پر شہادتیں کر دیں گے تو یہ سسٹم بیٹھ جائے گا، جیسے کہ انہوں نے بہت ساری اور ممالک میں آلریڈی امریکہ نے پریکٹس کر رکھا ہے. آپ نے کہا کہ بڑے عہدوں سے برخاست ہو رہے ہیں امریکہ میں. اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، اس نے اپنا چیف آف سٹاف جو ہے اس کو عہدے سے فارغ کر دیا. یعنی فرسٹریشن کا لیول یہاں تک پہنچ گیا کہ صرف امریکہ میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ اب اسرائیل کے اندر بھی ہو رہا ہے، جہاں پر 15 سے 20% لوگ اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک کی نیشنلٹی لے رہے ہوں، وچ مینز کہ اس جو امپوزڈ وار ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. لیکن سفارتی محاذ پر کیا کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ شاہد کیانی صاحب سابق سفیر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد کیانی صاحب، ابھی آپ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک تو کیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور دوسرا کہ یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ ایران پر کیسا امپیکٹ ڈال رہی ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ درستگی کی جانب بڑھیں. ایران نے ریزسٹنس تھوڑی سی کی ہے، اس کی کلیریفیکیشن عباس اراغچی صاحب نے کر دی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی بریک تھرو مل جائے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو ہے بہت ہی ضروری آپ سمجھیں. انگلش میں کہتے ہیں جہاں بات چیت جاری ہے نا، وہاں انگلش میں کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم، وہ اسرائیل ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز بیک چینل کے اوپر تو پاکستان نے میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے. ان دی سرکمسٹانسز، ان دی جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں نا، پاکستان کا خود بھی آپ دیکھیں حالات ہمارے کیا ہے کہ ایک طرف ہندوستان ہے اور ایک طرف افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنا جو کہتے ہیں نا، اس کہتے ہیں ٹیرنی آف جیوگرافی، کہ جیو پولیٹیکل لوکیشن کے اندر پاکستان نے کمال کر دیا کہ اپنے ساتھ جو ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں پوری کوشش کیا کہ ان کے ساتھ ایک کو ایگزسٹ کیا جائے. برادر تعلقات تو ہوتے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کس نے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. اب ایران کے ساتھ امریکہ اور ایران دونوں نے یہ ایک چیز پر، وہ ایک پیج پر ہے کہ ہاں بات چیت پاکستان کے تھرو کرنی ہے، اس پر وہ ایک پیج پر ہے. اور پاکستان بیک چینل کے اوپر جو کر رہا ہے، کیونکہ ایک یاد رکھیں یہ برج ہے، پاکستان ایک ٹرسٹ وردی برج ہے. پاکستان نے آپ دیکھیں نا 1971 میں چین کے ساتھ ایک برج بنا امریکہ اور چین کے درمیان، وہ ٹرسٹ جو ہے وہ جاری ہے. یہاں پر ایران اور امریکہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور یہ گلف کے ملک بھی جتنے بھی ہیں، ترکی بھی، ایجپٹ، سارے جو ملک گلف ریجن کے ہیں اور ریجن سے باہر ہیں، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان جو بات چیت کرے گا، جو بیک چینل میں بات چیت کر رہا ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی. اب دیکھیں نا کل وہ جو اس پر اپنے موبائل فون کو جو میسج دیتے ہیں ایکس کا، اس میں بھی ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وی آر گریٹفل ٹو پاکستان. تو یہاں پر یہ حالات ہیں کہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، نہ ایران کی مفاد میں ہے نہ امریکہ کی یہ جنگ جاری رہے. لیکن دونوں نے ایک چیز یاد رکھیں، جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے.
दोनों को फेस सेविंग चाहिए. اب ایک جو اس بارے میں سارے لوگ چاہتے ہیں, جو ریجن کے ملک چاہتے ہیں, ایون ایران بھی چاہتا ہوگا کہ جنگ بند ہو. دیکھیے جنگ بند ہو کسی کوئی ایسے اس میں بند ہو جہاں پر دونوں کے مفاد میں ہو اور دونوں کو فیس سیونگ ملے. اب میں تھوڑا سا اب امریکہ کو بتا دوں, میں امریکہ میں پڑھا بھی ہوں. امریکہ کے اندر جو ڈومیسٹک آڈینس ہے وہ بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. وہاں پر کون سے ایشوز ہیں ہیلتھ کیئر کے, ویٹرنز کی تنخواہوں کے, جو کنزیومر جو حالات ہیں جو لوگوں کی کھانے پینے کا, اس پر ان کا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ایران میں جنگ رہے. اب دیکھیں نا افغانستان میں جنگ رہی, ان کو سبق سیکھا بھی لوگوں نے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو. Exactly. اپنے پارٹی کے اندر آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. امریکہ کے اندر جو ریپبلکن پارٹی ہے, جو کنزرویٹو پارٹی ہے, ڈیموکریٹ پارٹی ویسے خلاف ہے. تو ایک, اور پھر نیٹو کے الائز ہیں, یورپین یونین, کوئی ممالک یورپ کا جو ان کے ساتھ کھڑا تھا امریکہ کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. یہ نہیں کہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ان کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ ان کی آڈینس جو ہے, ان کے ڈومیسٹک جو لوگ ہیں, جو لوگ ہیں امریکہ کے نام نیٹو کے الائز ہیں, وہ دوسرے, ان کے ایشوز فرق ہیں. ان کے ایشوز اکنامک ہیں, ہیلتھ کیئر کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں. اور آئی تھنک دنیا میں اوور آل ریسیشن کی وجہ سے, انفلیشن کی وجہ سے کم از کم یورپی ممالک نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ان کو اپنی عوام کو پہلے سیو کرنا ہے. ان کو خاص کر کے برطانیہ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان کو وہ ٹونی بلیئر والی وہ حرکت نہیں کرنی ہے. اس وقت وہ دور بھی نہیں ہے. آپ یو ویری رائٹ اباؤٹ اٹ. عراق میں کی تھی. جی بالکل. میرے پاس ایک اور آپ کے لیے سوال ہے, لیکن میں چاہوں گی میں الوی صاحب کو بھی اس میں, ایئر مارشل صاحب کو بھی انوالو کر لوں. ایئر مارشل صاحب, امریکہ یہ سمجھتا تھا, اس کو زوم تھا کہ وہ جہاز بھیجے گا, کیونکہ ہم آلریڈی پروگرامز میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اتنی اچھی کوئی ایئر فورس نہیں رکھتا ہے ایران, یا اتنی اچھی کوئی طاقت اس کے پاس موجود نہیں ہے, اتنی اپ گریڈڈ جو دنیا میں موجود ہے. پر اس کے باوجود F-15, F-35 اور C-130 گرانے کی باتیں اور گرایا جانا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایران امپاورڈ ہوا ہے ریسنٹلی؟ اسٹریٹجی ہے یہ؟ پلیز اسے تھوڑا سا ڈسکس کیجیے گا, یہ ہوا کیسے یا کیا ممکنات ہیں؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں تو مفروضوں کی بیس پہ ہوتی ہیں, بٹ کچھ فیکٹ ہیں جو نظر آتے ہیں جس کی ہم بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایران نے اپنے یہ جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز ہیں ان کو کیسے کنزرو کیا جب امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پورے تباہ کر دیا. وی ڈونٹ نو, دیٹ مینس اٹس اے اسمارٹ موو. جو فیکٹ ہے, جو ہمیں معلوم ہے, وہ یہ ہے کہ جہاز اس نے گرائے ہیں. اچھا, اس نے جہاز گرائے ہیں, وہ جہاز گرائے ہیں جن کے پاس دنیا کا بیسٹ الیکٹرانک کاؤنٹر میجر سسٹم ہے, الیکٹرانک جیمنگ بیسٹ ان دا ورلڈ. اس کے باوجود اگر اس نے F-35 جیسا جہاز گرا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جس نے یہ جہاز گرائے ہیں, اٹ از the top most in the world. اب وہ ٹاپ موسٹ ان دا ورلڈ ٹیکنالوجی کیا انڈیجنسلی بلڈ ہے, کہیں اور سے آئی ہے, وی ڈونٹ نو. ہم اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے, بٹ وی نو اٹ ایگزسٹ, اور اس نے اپنا کام کر کے دکھایا ہے. یہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ امریکہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کنکلوڈ نہیں ہو سکتی وار, جیسے پیٹ ہیگسیت نے مسٹر ٹرمپ کو بریف کر کے یہ بتایا تھا جب ٹرمپ صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے جرنلز نے کہا ہے کہ جی ہرمز پہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا, شپنگ افیکٹ ہوگی. تو پیٹ ہیگسیت نے کہا نہیں, ہماری جو 3-4 دن کی کیمپین فرسٹ ہوگی, اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ ہسٹری یہی نظر آ رہی تھی, اس میں جب ہم پوری لیڈرشپ کو اڑا دیں گے اور ساری چیزیں ان کی تباہ کر دیں گے تو یعنی کہ مورائل اتنا ڈاؤن ہو جائے گا کہ لوگ نکل آئیں گے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی باٹ دیٹ. That's a different thing کہ ایران نے سرپرائز کر دیا, ان کو بھی کر دیا, پوری دنیا کو کر دیا. We used to think کہ اچھے ہیں, ایڈوانس ہے, ریزیلینس ہے, ایک بڑی قوم ہے, لیکن اس لیول کی قوم ہے. ابھی جو میرے صحافی دوست نے بتایا, مجھے لگ رہا تھا میں کسی اور دنیا کی سٹوری سن رہا ہوں. جی بالکل. ہاں, ہم نے یہ سٹوریز کبھی نہ اپنے آس پاس دیکھی, نہ کچھ آ سکے دیکھیں گے. These are very strange stories and I'll tell you my experience. میں ابھی ڈیمسکس میں جب تھا, وہاں پہ جو 14 سال کی وار ہوئی تھی, ہر آدمی 4-5 گنا غریب ہو چکا ہوا تھا, جو 3 روٹیوں سے 2 پہ اور پھر 1 پر آگے تھے. بٹ there was no crime, which is very strange. بیگنگ بہت کم تھی. میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار مطلب تمہارے کرائم کیوں نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. سو دیٹ از سم تھنگ. وہ جو آپ کی ان کی, پھر میں نے جب ہسٹری پڑھی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی جینیٹکس, ان کی جینز, ان کا سارا اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اسی طرح یہ ایران کا حال ہے.
ये चीज़ गल्फ प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो मोरालिटी के उस लेवल पे आ चुके हुए हैं जहाँ पे ये हायर पेडिस्टल की चीज़ें नजर आनी बंद हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब यूरोप को या अमेरिका को, स्पेशली आफ्टर गजा, उनके पास अब ये राइट ख़त्म हो गया कि ग्लोबल साउथ को वो लेक्चर्स दें सिविलाइजेशन के, सिविलिटी के, मोरालिटी के ऑन दोज डेज। और एक छोटी सी बात करूँगा, अभी एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे थे अमेरिका की राय आमा का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके सिलसिले में, मतलब सीइंग द हिस्ट्री, वो ये है कि अमेरिका की राय आमा ने कभी भी शॉर्ट वॉर्स पे कोई फर्क नहीं डाला है। जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है वही होता है। अभी भी रिपब्लिकन के 80% लोग इस वॉर की फेवर में है, वाइल ओवरऑल तो हम कहते हैं कि कम है। सो जो एनालिस्ट हम देखते हैं बड़ा इसके खिलाफ बोल रहे हैं अमेरिका के अंदर, बार बार हम देखते हैं इनका मजाक उड़ा है। एंड ऑफ द डे वो वही कर रहे हैं जो वो एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है, विच इज सच अ सैड फैक्ट कि सारी दुनिया मिलके, यूरोपियन यूनियन मिलके, नेटो मिलके, कोई भी इनको समझाने में कामयाब नहीं हो रहा, बिकॉज ये अपनी ताकत के नशे में। और फिर खुदा जब इस लेवल पे लोग आ जाएं तो उनको इसी तरह के सरप्राइजेस देते हैं जो ईरान अब दे रहा है। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल से जो तीनों ने इत्तेफाक किया मिसकैलकुलेशन का, अमरीकी सदर और उनकी कैबिनेट की तरफ से, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है ईरानियों की। और ये ऐसा नहीं है कि आप मोमर कज़ाफ़ी को लेकर जाएंगे या आप वेनेज़ुएला के सदर को उठा रहे हैं, या फिर जो आपने मिडिल ईस्ट में किया है आप वैसा इम्प्लीमेंटेशन ईरान में शायद उस तरह नहीं कर पाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं क्विकली, फिर वापस आते हैं। और ये जो हमले की डोनाल्ड ट्रंप साहब बात करें प्रिसाइजली साफ़ पानी के प्लांट्स, एनर्जी के सेक्टर्स पर, क्या ये मुमकिन है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राशिद नकवी साहब, मैं आपसे इसलिए आगाज़ करना चाह रही हूँ इस सेगमेंट का ताकि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये धमकी दे रहे हैं कि वो साफ़ पानी के प्लांट्स पर हमला करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, एनर्जी सेक्टर तबाह कर देंगे, एक तो वहाँ पर कितनी प्रिपरेशन है इस बारे में, मेंटली फिज़िकली लोग कितने एक्टिव हैं या कितने प्रिपेयर्ड हैं, और दूसरा किस हद तक नुकसान होगा अगर हम एक रफ आइडिया लेना चाहें, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये होता है, जो कि लग रहा है बदमस्त आती है अमेरिका। जी देखें, अभी तक भी जो उनके हमले हैं कोई ऐसे नहीं है कि वो बड़े जंगी असूलों के मुताबिक में। अभी तक भी अमेरिका इसराइल ने देखें इनके एटमी तनसीबात पे भी हमला किया है, इनके ऑयल डिपोज पे भी हमला किया है, इनकी केमिकल फैक्ट्रीज पे भी किया है, कैंसर की अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर भी किया है, सिविल आबादियों पे, वो तो अपनी जगह पे। तो ये चीजें तो इनसे بعید नहीं है, क्योंकि जो माइंड सेट है ज़ायनिस्ट लॉबी का और जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हॉस्टेज बने हुए हैं नेतन्याहू के, तो दोनों से तो हर तरह की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ईरान का फिर मैं वही कहूंगा कि इनका जो सिस्टम है वो इन्होंने बिल्कुल फैला दिया है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद जब ये पूरा अपना सिस्टम बना रहे थे तो उस वक्त भी उनके मद्देनजर था कि उनकी जो दुश्मनियां हैं वो ऐसी हैं कि किसी वक्त भी ये हमले करेंगे। आप इनका जो है मसलन बिजली का सिस्टम देख लें, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम ये नहीं है कि दुनिया यानी पूरे ईरान के अंदर 3-4 ग्रिड स्टेशन होंगे, अगर वो इनको मार देंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। तकरीबन 400 से ज्यादा इनके ग्रिड स्टेशन है, अंडरग्राउंड पूरा का पूरा इनका सिस्टम है। देखिए अभी मैं तेहरान में बैठा हूँ ना, सबसे ज्यादा हमले तेहरान में हुए हैं, और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए बिजली नहीं गई। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप कह रहे हैं कि तेहरान में इतने हमलों के बावजूद बिजली नहीं गई? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ कि जो एक आम नॉर्मल आबादी है, ये कोई डिप्लोमेटिक एरिया नहीं है, कोई मसलन बड़े कोई MNAs की रिहाइशगाह नहीं है, एक दरमियानी मुतवस्सित सतह का एक इलाका है, उसमें ना 1 मिनट के लिए बिजली गई है, ना गैस गई है, ना पानी का प्रॉब्लम हुआ है। देखें ईरान का इसी तरह पानी का सिलसिला भी इस तरह तो नहीं है ना जैसे गल्फ के अंदर है कि उनकी स्टोरेज का है और उन्होंने जनाब समंदर के पानी को जो है वो करना है। इनके आप पानी की भी ऐसे सोर्सेज हैं कि पानी का मसला 2-4-10 जगहों पे कितनी जगहों पे मारेंगे, उसके बाद भी इनका ये सिस्टम चलता रहेगा। गैस के उन्वान से भी इनका जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है। इन्होंने जहाँ पे जंग को डिसेंट्रलाइज किया है, इनका पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम भी जो है 31 अगर सूबे हैं तो हर सूबे को उन्होंने बहुत सारी चीजों में जिसे कहते हैं वो इंडिपेंडेंट किया हुआ है, लिहाजा नुकसान तो होगा यकीनन उसके असर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पर जो ब्रिजेस को टारगेट करने का भी ट्वीट किया है ट्रंप साहब ने कि बड़े बड़े ब्रिजेस को तबाह कर दिया जाएगा ताकि राब्ता मुनक़ता हो।
ये मैं समझता हूँ कि इनको गलत ब्रीफ किया जा रहा है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप के जो टीम है वो उनको हमेशा फतह और कामयाबी की ही बशारतें दे रही है। उनको नहीं पता कि ईरान का सिस्टम क्या है। ये जो जिस ब्रिज पे ना इन्होंने बहुत ज्यादा कल परसों से शोर किया है कि बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्रिज इन्होंने गिराया है, ये दो शहरों के दरमियान एक बाईपास के लिए एक हाइट पे बनाया गया था, उस खूबसूरती को दिखाने के लिए कि मिडिल ईस्ट का सबसे बुलंद वो ब्रिज था। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्ट्रेटेजिक किस्म का नहीं था। दो शहरें जैसे इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान आप रोड को और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए हाईवे के ऊपर एक पुल बना देते हैं, इसी तरह का पुल है। लेकिन उससे उनकी जहनीत जरूर सामने आ गई है कि ये इस मेंटेलिटी के मालिक हैं कि ये ब्रिजेस को भी नहीं छोड़ते। भाई देखिए, मैं अभी आज एक खबर पढ़ रहा था कि इस वक्त जो हॉस्पिटल्स के अंदर जख्मी है उसमें 1 माह के बच्चे से लेकर 109 साल का बूढ़ा शख्स भी शामिल है। तो जब इनकी उस तरह की जालिमाना जहनियत, इंसान दुश्मन जहनियत को देखते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ईरान के अंदर लंबी जंग करने की और लंबी जंग को बर्दाश्त करने की और इस तरह के हमलों को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। मैं नहीं कहता कि बड़ी आइडियल पोजीशन है और ऐसे होना चाहिए, मुश्किलात होंगी, फेस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? अगर ईरान ये काम न करे और इतनी कुर्बानियों के बाद अब जाके घुटने टेक दे और कहे जी जो भी आप कहें हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो ये सारी कुर्बानियां भी रायगान जाएंगी। उनकी हिस्ट्री भी इसकी इजाजत नहीं देती, उनका तमद्दुन और उनका कल्चर भी इसकी इजाजत नहीं देता, उनका दीन भी इस तरह की इजाजत नहीं देता कि इस अंदाज से जो है वो एक बातिल कुव्वत के सामने झुक जाए और अपना सब यानी सुलहनामा भी अगर करना है तो उसकी भी एक ठोस चीज़ें होंगी। एस्टोनिश्ड के आपने जो जिक्र किया है कि आप तेहरान में मौजूद है, एक दफ़ा भी बिजली नहीं कटी, मैं ये इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जस्ट लुक एट देयर कॉन्फिडेंस कि अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ धमकी देंगे कि खोलें। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट आपको पता होगा। और ईरानी जो एम्बेसी है इन जिम्बाब्वे, दे जस्ट डिड अ ट्वीट और वो कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट द कीज़। जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस, जस्ट लुक एट द स्ट्रेटजी। देखिए, अब नए हुर्मुज़ तो खुली हुई थी जी, बल्कि अब तो यहाँ पे एक जुमला बोला जा रहा है कि इस जंग की वजह से हमें एक सोने की चिड़िया दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब हम अब नए हुर्मुज़ को अपनी मर्जी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, टूल लेंगे, टैक्स लेंगे और ओमान के साथ मिलके एक पूरा आइंदा का एक इक्तिसादी नेटवर्क बनेगा और 200 से 300 मिलियन डॉलर पर डे की इनकम है भाई। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफी की वजह से एक ऐसे मुल्क के साथ इस अंदाज से जो है वो पंगा ले लिया है कि उसके फवायद ही मिल रहे हैं, नुकसानात तो अपनी जगह पे हुए हैं। यानी एक्चुअली अवेयरनेस जो है वो थोड़ी बहुत जो रहती थी वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस हमले के बाद दिखा दी है। एयर मार्शल साहब, अब ये पूरा सिस्टम हमें नकवी साहब ने बता दिया और उन्होंने बता दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ये शायद अब ईरान अपने कंट्रोल में रखेगा। पर ये हमले जो उन्होंने डिटेल बताई है, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ऐसी हमाकत करेंगे? देखिए, अगर आप पूछती हैं कैपेबिलिटी और कैपेसिटी तो वो तो उनके पास है। अब दूसरी बात है कि उन हमलों से उनको क्या उस तरह का क्विक डिविडेंड, मतलब ये पनिशमेंट स्ट्रेटजी है ना जो वो ईरान को देना चाह रहे हैं कि मैं एक और लेवल पे करूंगा कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, ईरान ने तो कहा है कि दे आर विलिंग टू टेक दिस चैलेंज। अब जब उन्होंने कहा है कि वी आर विलिंग टू टेक दिस चैलेंज तो ट्रंप साहब सोचने में मजबूर हो गए हैं। बिकॉज देखें, इन्होंने बताया कि 400 ग्रिड स्टेशन है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है गल्फ में। गल्फ के पास रिडंडेंसी नहीं है, उनके पास एक अगर डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वही डेटा सेंटर जो है वो ऑयल की तरसील को भी कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह अगर एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बहरीन का तबाह हो जाता है तो वो उसकी सारी इंटरकनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर उनके बिजली के घर जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, ना अंडरग्राउंड है, तो उनकी जो वनरेबिलिटी है वो तो बहुत ज्यादा ईरान से। ये चीज गल्फ को भी नजर आ रही है, ईरान को ये वनरेबिलिटी पता है और अमेरिका को भी पता है, और अगर नहीं पता तो गल्फ ने अब तक बता दी की होगी। सो ये वॉर जो है इस लेवल पे लेके जाना एस्केलेशन के, ये तो थ्योरेटिकली तो ये मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रैक्टिकली मैं फिर इसके बाद यही कहूँगा कि इसके बाद फिर वो अनकंट्रोल्ड chaos शुरू होगा। जो मैंने इसके बारे में 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे हैं, क्योंकि मेरी तो यही थ्योरी है कि अमेरिका शायद इस जंग को यहाँ से भी निकाल के वर्ल्ड को एक chaos की तरफ लेके जाना चाह रहा है।
स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि उसके बाद उसको लगता है कि उसके पास वो लीवर्स हैं कि वो इस chaos की वजह से फायदा अल्टीमेटली दुनिया में वो उठा जाएगा। अब क्या ये चीज वो कर पाएगा, क्या है कामयाबी होगी? आखिर ऑपोजिंग फोर्सेस भी हैं जो इस सारी सिस्टम को स्टडी कर रही हैं, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है और ईरान भी है। और ईरान तो मुझे लग रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद शायद एक मिनी सुपर पावर के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता उसका स्टेटस ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यानी वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ईरान की हैसियत और उभर के सामने आई है। कैनी साहब, क्विकली मुझे आपसे ये जानना है, आपने कहा कि यूरोप ने साथ नहीं दिया है इस बार, यूरोप ने उस तरह कंडेम भी नहीं किया। आप समझते हैं कि सिर्फ गल्फ और अरब का प्रेशर या पाकिस्तान की मीडिएशन नहीं, यूरोप भी थोड़ा सा दबाव डाल सकता है ट्रम्प साहब पे इसको खत्म करने के लिए? नहीं, उनके पास देखें, मैं आपको इतना बता दूं, मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था। जी जी। अभी कुछ ही देर में सदर ट्रम्प अपने आर्म फोर्सेस चीफ्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभी, मे बी द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और मे बी नेक्स्ट हाफ एन आवर। जी। बात असल में मैंने आपको ये बताया, मैं ठीक है, सरदार साहब अपनी जगह पर हैं, यहाँ पर जंग वाली अब मामला खत्म हो चुका है। मैं आपको बता, दोनों ने अपनी पावर्स दिखा दी हैं, अमेरिका ने भी दिखा दिया, ईरान ने भी दिखा दिया। एंड आई कैन टेल यू फ्रैंकली एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ये जंग कोई नहीं जीत रहा, ठीक है जी। मैं आज आपको बता दूं कंप्लीटली, जिन्होंने अपनी पावर दिखानी थी दिखा दिया। अब यहाँ पर स्टेलमेट आ गई है, और इस स्टेलमेट में मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि वो जब साहब बात करते हैं ना कि मुख्तसर जंगें, ये पिछली जगह, मैं तो इन मुल्कों में अम्बेसडर रहा हूँ, वियतनाम है, लाओस है, ये जगहों पर रहा हूँ, मलेशिया। यहाँ पर अब जो मुख्तसर जंगें पहले होती थी ना, वो और थी। अब जो इस वक्त जो आबादी अमेरिका की है वो ओल्ड लोगों की है, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी में अभी भी सपोर्ट है ट्रम्प साहब की, कितनी देर तक रहेगी? जब 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 पर्सनल मामले आ जाएंगे ना, उस वक्त वो लोग प्रेफर करेंगे जंग बंद हो। अभी आपको ये पता, इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा पिवटल रोल है, हमें सपोर्ट चीन की भी है, गल्फ के ममालिक सब की है, सब चाहते हैं कि ये जंग बंद हो। लेकिन उनके पास गल्फ के मुल्कों में जहां पर इनकी बेसेस हैं, 16 बेसेस हैं, वहां पर मसला ये खड़ा हुआ कि इनके अंदर गल्फ के ममालिक ने शुरू से अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, हालांकि दरमियान में उनको पता है कि इन बेसिस की वजह से उनको नुकसान पहुंचा इस पूरी ये जो अभी जो जंग जारी है। तो मैं ये समझता हूं कि जंग बंद होने पर बिहाइंड द सीन्स, मैं अभी बता रहा हूं आपको, मेरी अपनी ओपिनियन है कि एफर्ट्स तेज कर दी गई हैं कि किसी तरीके से बंद हो। यहाँ पर एक मसला, ये जो हार्मूज का जो मसला है ना, ये बड़ा पिवटल है, क्योंकि इसको बंद होने की वजह से सारे ममालिक दुनिया पर अफेक्ट हो रहे हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ इजाजत नहीं देता कि ईरान हार्मूज की उसको बंद रखे स्ट्रेट्स को, लेकिन एक साथ और भी है ना, अगर इंटरनेशनल लॉ है तो फिर जो दूसरे जो इसराइल और अमेरिका ने जो जंग इन पर ईरान पे की, वो भी वायलेशन थी इंटरनेशनल लॉ की। तो यहाँ पर इनको अभी जो बिहाइंड द सीन्स काम है वो और तेज कर दिए गए होंगे, ताकि ये जंग जो है इसमें ईरान की लीडरशिप को और अमेरिका की लीडरशिप को फेस सेविंग मिलनी चाहिए कि हाँ जी, आपने जंगें कर ली, हो गया, दोनों जीत गए हैं, क्योंकि दोनों चाहेंगे कि ये जंग बंद हो और ये अपनी जो जहां पर पिछले खड़े थे 1 महीना पहले वहां आ जाएं, और फिर या तो वो जो अभी अपना पाकिस्तान ने जो अभी वो उनको भिजवाया 15 पॉइंट्स का, उसके अंदर ये भी है कि 45 दिन के अंदर दिन के लिए सीज फायर हो और दरमियान में बातचीत हो और फिर कंसेंसस हो, उसके अंदर बिहाइंड द सीन्स। लेकिन आपने खुद ही कहा था कि वी कैन नॉट इग्नोर दैट एलिफेंट इन द रूम। सो अगर ये 45 दिनों के लिए भी कोई सीज फायर होता है तो आई डाउट इट, बिकॉज इजराइल वॉन्ट लेट इट हैपन एज जिस तरह डॉक्टर अली लारेजानी, अ की मैन, उनको शहीद कर दिया गया, और दूसरे ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग जिनको इस पूरे जंग के सिनेरियो में शहीद किया गया है। और देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब की बार क्या चीज़ लेकर आते हैं और कोई सेंस प्रिवेल करती भी है कि नहीं करती। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी साहब, राशिद नकवी साहब, तीनों हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें खुरम दस्तगीर साहब ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। हम ईरान और जो उस पर मुसलत की हुई जंग है उस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा दो टोक और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और कोशिशें और काविशें भी जारी हैं। गुज़श्ता दिनों एक कैंपेन चलाई गई थी बाकायदा, जिसकी ख़ुद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट करके तरदीद कर दी और कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई, उनकी कोशिशों को सराहते हैं। अभी आप इस सिचुएशन में कितने चांसेस देख रहे हैं कामयाबी के, जो पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट डाली जा रही है? खबरें ये भी आई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों अलग-अलग मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द समेट दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगली एस्केलेशन जो है वो गालिबन ईरान के लिए या अमेरिका के लिए इतनी तबाहकुन नहीं होगी, लेकिन दुनिया की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धमाका साबित होगी। अगर ईरान ने जो अपनी धमकी थी, जिसका उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया भी पिछले हफ्ते, कि हूतीज ने अगर बाबुल मंदब को, जो कि रेड सी के ऊपर जो एक आबनाए है जहां से रेड सी इंडियन ओशन में दाखिल होता है, वहां अगर वो बंद हुआ तो यूरोप से अफ्रीका और एशिया की जो तमाम ट्रैफिक है जो नहर सुएज के जरिए आती है वो तमाम बंद हो जाएगी। तो लिहाजा वो जो क्राइसिस है उसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान ने एक बड़ी संजीदा कोशिश की है, जो मेरी नज़र में इसकी बुनियाद बनेगी एक अल्टीमेट सीज फायर की, जो कि पिछले हफ्ते चीन के साथ पाकिस्तान ने जो 5 नुकाती एजेंडा जो है वो पब्लिश किया था, तो डिस्कस किया था। और उसका, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाबात हैं कि गारंटी कौन देगा, बस ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हमारे सामने पिछले 5 हफ्ते का अमल मौजूद है। देखिए, ख्वाहिश अपनी जगह पर, बयानात अपनी जगह पर, अमल मौजूद है, और इसमें पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्बत किरदार है कि ये जो अमेरिका और ईरान की जंग थी, ये ईरान और अरब ममालिक की जंग में तब्दील नहीं हुई अभी तक 5 हफ्ते गुजरने के बाद। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पाकिस्तान का अब सच ये है कि हमारा इसमें बराह रास्त कौमी सलामती का मफाद भी जुड़ा हुआ है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुछ मुल्कों की जो है कहना चाहिए इख्तलाफ राय के बावजूद ये अभी तक, क्योंकि सऊदी अरब की जो लीडिंग नेशन है, और देखिए ना, हमें अगर वैसे तो हम डिस्कस करते हैं कि जी यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, लेकिन अपने जोग्राफियाई साइज, अपनी आबादी और रेड सी के ऊपर मौजूदगी की वजह से सऊदी अरब सबसे हैवी वेट मुल्क है इस तमाम अरब ममालिक के दरमियान। तो लिहाजा सऊदी अरब का ये फैसला, उसमें पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है, बड़ी कोशिश की है। ये जो जंग है जो अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर मुसल्लत की है, इसके बाद पहली वाली सूरत हाल, पहले वाला गल्फ रीजन, पहले वाली अरब दुनिया वो बहाल नहीं होगी। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, क्योंकि अमेरिकी की जो गारंटीज थी वो रद्दी साबित हुई हैं। जो एक अनथिंकेबल था इस जंग से पहले कि ईरान आबनाए हुर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक करे, वो हो चुका है। तो लिहाजा बहुत सारे जो अनथिंकेबल्स थे वो जब हो गए हैं, तो ये दुनिया तब्दील होगी। अरब की जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है वो चेंज होगा, और फिर हमें अल्लाह का शुक्र जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल होगा। पूरी दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो हम बात कर रहे जा रहा है, उसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अब पुरानी कहानी नहीं रहेगी। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक टाइम पर जब पूरी दुनिया जो है वो इस जंग को रुकवाने या इस जंग में मज़ीद तेल डालने की कोशिश कर रही है, 2 धड़ों में बटी हुई है, पाकिस्तान के अंदर बड़े मामला चल रहे हैं। 28वीं तरमीम के ऊपर मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। बिलावल साहब ने भी भुट्टो साहब की बरसी पर जो खिताब किया, उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिकली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मिनी बजट लाना चाहती है तो हम उसका साथ देंगे। आप समझते हैं कि इस टाइम पर जब मौशी तौर पर लोग बहुत डाउनफॉल का शिकार हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ के कम हुई है लेकिन चीज़ें उतनी ही महंगी हैं जितनी बढ़ी थी, क्या मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है हुकूमत या लाना चाहिए?
جی میں بھی بلاول صاحب کی بات سے پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت نے دیکھیے بہت بڑا ایک ہٹ بھی لی ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور جس طرح انہوں نے جو قیمت بڑھا کر پھر خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں عوام کو یہ تکلیف نہیں دینی اور حکومت نے خود یہ برداشت کرنا ہے. تو جو پھر میں کہوں گا کہ جو عمل تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا. اب جو اینول بجٹ ہے اس کے آنے میں اب تو غالباً اب 7 ہفتے رہ گئے، تو لہٰذا یہ اب زیادہ دور نہیں ہے. تو 7 ہفتے تک تو ڈیفینیٹلی حکومت کے بہت سارے جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. اور 28ویں ترمیم بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ارجنٹ نہیں ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس بہت مشکل جو بین الاقوامی سیکیورٹی اور اکنامی کی صورتحال ہے، پاکستان کی کشتی کو اس بھنور سے نکال کر ہمیں آگے لے کر جانا ہے. اور اس لیے پاکستان جنگ کو ختم کرنے میں اتنا کوشاں ہے کہ اس جنگ کے براہ راست اثرات ہیں. اور اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ ہم سب کو واضح ہونا چاہیے کہ وجہ یہی ہے کہ پاکستان بہت چند کم ممالک میں سے ہے جن کو ایران کا اعتماد حاصل ہے، امریکہ کا اعتماد بھی حاصل ہے، اور بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو قیاس یہ ہے کہ اسرائیل کبھی جرأت نہیں کرے گا اس پر حملہ کرنے. ٹھیک، آپ 28ویں ترمیم لانے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا ایسا ہے؟ جی میرے خیال میں اس وقت یہ ترجیح نہیں ہے. 28ویں ترمیم ترجیح نہیں ہے. میرے تو خیال میں یہ 28ویں ترمیم پر ڈسکشن ہوگی، لیکن بہت ہی جلد. اگر بلاول صاحب اتنے پرو ایکٹیو ہیں 28ویں ترمیم کو لے کے، لوکل گورنمنٹ کے علاوہ انہوں نے گفتگو کر لی. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے there is something that is going to happen for پیپلز پارٹی اور either way against پیپلز پارٹی. that is why he is so proactive. جی دیکھیے، اس وقت ہم سب کو یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان میں جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس کو جب تک ایک مضبوط آئینی بنیاد فراہم نہیں کی جاتی، یہ نظام لڑکھڑاتا رہے گا، جس کی وجہ سے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اسی طرح جو ہے ڈیلے ہوتے جائیں گے، وہ خراب ہوتے جائیں گے. تو ابھی تک تو 28ویں ترمیم میں لوکل گورنمنٹ کے علاوہ جو مندرجات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو اس یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، یعنی جسے کہتے ہیں آٹم سیزن میں، ستمبر اکتوبر میں بھی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. یعنی ابھی اس پہ تھوڑا ٹائم لیا جا سکتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن جب ٹائم لیا جائے گا خرم دستگیر صاحب تو پھر ظاہر ہے کہ صرف لوکل باڈیز کی مضبوطی پہ بات تھوڑی ہوگی، پھر تو NFC پر بھی بات ہوگی، پھر تو جو 18ویں ترمیم میں سکم نون لیگ بتاتی ہے اور جس پہ پیپلز پارٹی کو قائل کیا جا رہا ہے اس پہ بھی بات ہوگی. وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے 2 باتیں ہیں جی. 18ویں ترمیم کا آئین سے صرف ایک تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے تحت صوبوں کو ملنے والا جو حصہ ہے وفاقی محصولات میں سے اسے کم نہیں کیا جا سکتا. جو صوبوں کو ملنے والا حصہ ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ آئین کا حصہ نہیں ہے. تو لہذا میرے تو خیال میں آئین کی ترمیم سے جو زیادہ ایشو سامنے ہے وہ NFC ہے کہ NFC میں جو صوبوں کا حصہ ہے کیا اس میں اب ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور KP بما جو اس کے قبائلی علاقے جو اس کے اندر ضم کیے گئے تھے، یہ ایک نئی ایڈیشن ہونی ہے. کیونکہ اب وفاقی حکومت کے لیے ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ پورا ڈیفنس اور پاکستان کے تمام قرضے بھی مینج کرے، گلگت بلتستان بھی مینج کرے، آزاد جموں کشمیر بھی مینج کرے، فاٹک بھی مینج کرے، اور بہت سارے ایسے پروگرام جو اس وقت وفاقی بجٹ کا حصہ ہیں. وہ بھی ایک پروپوزل آئے گی کہ ان کو اب جس طرح انکم سپورٹ پروگرام ہے کہ ان کو اب جو ہے یا صوبوں کے حوالے مکمل کیا جائے یا ان کو شیئرنگ بیسس پر کیا جائے، تاکہ وفاق کی جو محصولات ہیں جو کہ اہم ایک ایجنڈا ہے اس کو بھی مضبوط بنیاد پر کھڑا کیا جا سکے. ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے اس کو ایڈریس کیا. میں ایک اور آخری سوال جو ہے وہ جاتے ہوئے کرنا رہی ہوں. عمران خان صاحب سے ابھی بھی ملاقاتیں بند ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت دنیا کی نظر پہ بھی چھائی ہوئی ہے، پاکستان کی بما اسٹیبلشمنٹ اندرونی معاملات بھی دیکھ رہی ہے، لیکن صرف ایک چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں. کوئی کھلنے کا چانس ہے؟ جی میری توقع ہے کہ ان کے خاندان سے ملاقاتوں کا آغاز ہو جائے. ٹھیک،
بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ایک مفصل گفتگو کی. ان کا کہنا ہے کہ 28ویں جو ترمیم ہے اس میں جلدی نہیں ہونی چاہیے. سپٹمبر اکتوبر کا جو مہینہ یا ڈیوریشن ہے وہ موضوع ہو سکتا ہے. اور انٹرنیشنلی پاکستان نے جو کوششیں کاوشیں کی ہیں اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.